नमस्कार सभी को, मैं पवन और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे, जो कि दूसरा चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में। तो इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले हमें जो है इसका मोटिव समझना है, आखिर इस चैप्टर में क्या बताया गया है और इस चैप्टर में जो नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहले तो हमको ये समझना है कि जरूरत क्या है। जरूरत समझने से पहले इसका मतलब हमें समझना है। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग द ग्रुपिंग द ग्रुपिंग of living organisms on the basis of similarities and differences. सो ये जो है इस चैप्टर का डेफिनेशन है। सो द चैप्टर वांट्स टू ग्रुप ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, इस बेसिस पे जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करेंगे या फिर अलग अलग करेंगे या फिर साथ में रखेंगे। तो अभी दूसरा सवाल यह है, देखिए हमने डेफिनेशन तो जान लिया, अभी दूसरा सवाल यह है कि आखिर इस चैप्टर का मोटिव क्या है, क्या बताना चाहता है और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट क्यों करता है। देखिए देयर आर एन नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। ठीक है, सो देयर इज अ dire need to organize and differentiate them, to understand them। ठीक है, अब हमको समझना क्यों है, हमको जो है उनको ऑर्गेनाइज क्यों करना है, हमको उनको समझना क्यों है। देखिए जब हम समझेंगे कि हमारे धरती पे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब उनको स्टडी करेंगे हमको पता चलेगा उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी जब हम उनके बारे में जानेंगे तब हम समझ सकते कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है नेचर में क्या है। सो दे हेल्प अस टू स्टडी देयर इफेक्ट्स और देयर कंट्रीब्यूशंस इन इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम में जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड जब हम उनको समझेंगे देन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट हेल्प दे कैन बी टू अस, हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, वो हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। दिस ऑल्सो एड्स इन कंजर्वेशन, दिस ऑल्सो एड्स इन फैसिलिटेटिंग द रिसर्च। एंड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम ना कि बस उनको सेपरेट कर रहे हैं फिर साथ में रख रहे हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी आर डिवाइजिंग अ स्ट्रैटेजी टू नेम देम, उनको जो है हम नाम दे रहे हैं कॉमन नेम, एंड दीज नेम्स विल बी स्टैंडर्डाइज्ड इन द होल वर्ल्ड, ताकि कोई भी कोने में अगर साइंटिस्ट बैठे हैं, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे हैं, दूसरे कोने में जो बैठे हैं साइंटिस्ट उनको पता चल जाए कि ये क्या बोल रहे हैं। सो बेसिकली दीज आर नॉट लोकल नेम्स, दीज आर साइंटिफिक नेम्स। सो ये सारी चीजें जो है हमें करनी होती हैं in order to understand the living organisms that are present on earth, and in turn we can help them and they can help us. So this is the motive of this chapter. तो अभी पहले हम जो है इसका इतिहास जानते हैं, आखिर कब पहली बार जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्ट किया था, या फिर पहली बार कब इसका इस्तेमाल हुआ था, कब इसकी जरूरत पड़ी थी। सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज कॉल्ड एज द ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे ये नाम बोल रहा है बहुत पुराना है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज कॉल्ड एज ओल्ड क्लासिफिकेशन। देखिए ये किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं दिया है क्लासिफिकेशन। सो ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले के जमाने में जो है, नॉट पहले के जमाने में, बहुत पहले, जब कोई साइंटिफिक मेथड नहीं आता, फिर साइंटिफिकली किसी ने जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया था, साइंटिफिक क्या होता है वही तभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। सो इस टाइम पे जो है ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो किस चीज में इस्तेमाल हो रहे हैं उस बेसिस पे जो है उनको अलग अलग किया गया। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कपड़े बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, चलो इसको कपड़े वाले कैटेगरी में डाल दो। ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये तेल बनाने के लिए काम आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया से तुम लोगों को। फर्स्ट वन, लेट्स से तेल बनाने के लिए जो है हमको कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए। ऑयल यील्डिंग
जैसे हमारा सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर, कोकोनट, सीसेम, ये सारे जो ऑयल यील्डिंग वेराइटीज है, तो इनको जो है तेल वाले कैटेगरी में डाल दिया। अभी कुछ जो है प्लांट्स कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है, गेस कर सकते हो, गेस कर सकते हो कौन सा वाला मैं बोल रहा हूं, क्लोथिंग। सो क्लोथिंग में जो है कॉटन, कॉटन जो है कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। और अगर मैं बोलूं फूड, फूड फूड में जो है हम क्या क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन, चिकन एंड गोट, है ना। सो जरूरत कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है उनके लाइफ में, उस बेसिस पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया जाता था, ठीक है। एंड दिस वाज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। देखिए, अगर मैं चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखूंगा, जब मुझे कोई चीज चाहिए होती है, सो आई कैन डायरेक्टली गो टू दैट प्लेस एंड ब्रिंग इट, ठीक है। सो दिस एड्स सिंप्लिसिटी, एकदम सिंपल कर देता है आपका काम। तो पहले जो है ये सिंप्लिसिटी के लिए जो है इनको ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता था, इट वॉज वेरी नेचुरल। अभी एक कॉमन लॉजिक ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या है, सो द डिफरेंशिएशन वॉज और क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द यूज, ठीक है, यूज ऑफ व्हाट, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, सिंपल, रोटी, कपड़ा, मकान, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। सो ये जो है बेयर नेसेसिटी, बेयर यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। यहां पे कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था, देयर वाज नो साइंटिफिक बेसिस, नो साइंटिफिक बेसिस। देयर वाज नो साइंटिफिक बेसिस इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अभी इसके बाद, अभी देखिए, पहले जो था लोगों के पास ना मोबाइल्स थे, ना लैपटॉप्स थे, ना कंप्यूटर्स थे, कुछ नहीं थे। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू जस्ट थिंक, दे वर ग्रेट थिंकर्स, वो सोचते थे, चीजों को ऑब्जर्व करते थे, चीजों को सोचते थे। तो ऐसे ही आगे जाकर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपने नाम तो सुना ही होगा। सो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल, सो एरिस्टोटल ने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है, एंड ऑब्जर्व करता था और उनके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखता था, ठीक है। सो द क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल वाज मोर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो पहला साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। सो ही यूज्ड फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच। तो पहला साइंटिफिक अप्रोच दिया गया एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। सो एरिस्टोटल व्हाट ही डिड वाज ही यूज्ड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज नहीं किए, ही यूज्ड ओनली फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, he used few characteristics to classify organisms, characteristics to classify organisms, and secondly the most important thing, he used morphology, external structure and locomotion of organisms to classify them. He used morphology, external structure, ठीक है, एंड लोकोमोशन टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो पहला साइंटिफिक बेसिस एरिस्टोटल ने जो है लाया साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो अभी इन्होंने क्या किया था, जो एनिमल्स थे, एनिमल्स को लोकोमोशन के बेसिस पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले एनिमल्स देखते हैं, फिर हम प्लांट्स देखते हैं। सो एनिमल्स को एरिस्टोटल ने दो हिस्सों में बांट दिया। तो पहला हिस्सा था
ठीक है, एंड द बेसिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दैट ही डिड वाज रेड ब्लड. रेड ब्लड्स प्रेजेंस और एब्सेंस. ठीक है, किन में जो है रेड ब्लड था, किन में जो है रेड ब्लड नहीं था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट he classified animals into two groups. One is Enaima. So Enaima means positive, that is blood was red. And Anaima, Anaima means negative, that is no red blood. ठीक है, so he was observing the blood of organisms and he was classifying them into Enaima and Anaima. So the examples of Enaima are ह्यूमंस. ठीक है, और भी काफी सारे जो है जिनके रेड ब्लड हमको मिलता है. एंड एनाइमा का मतलब क्या होता है, जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है. लेट्स टेक इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, श्रिम्प्स, मुलस्क्स, मुलस्क्स. ठीक है, सो ही क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन ओनली टू ग्रुप्स. अगर देखो तुम ध्यान से, ही टुक ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, रेड ब्लड है या रेड ब्लड नहीं. ठीक है, जैसे उसको दिख रहा था उस बेसिस पे उन्होंने जो है दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया एनिमल्स को. अब उन्होंने जो है प्लांट्स को भी क्लासिफाई करने की कोशिश की. सो ही आल्सो ट्राइड टू क्लासिफाई प्लांट्स. तो प्लांट्स को किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया? सो प्लांट्स को उनके हैबिट के बेसिस पे उन्होंने जो है क्लासिफाई किया. हैबिट, कैसे दिख रहे थे. ठीक है, so he classified plants into three groups: herbs, shrubs and trees. Herbs क्या थे? They were short, and they were non-woody or green. Non-woody, पूरे ग्रीन स्ट्रक्चर थे. ठीक है, they were non-woody. And your shrubs were medium sized. ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको एक नंबर दूं तो दिस इज लेस देन 1 मीटर, दिस इज बिटवीन 1 to 3 meters. एंड दीज श्रब्स दे वर बुशी, ठीक है. एंड द श्रब्स दे वर नॉट कंप्लीटली ग्रीन एंड दे वर नॉट कंप्लीटली वुडी. ठीक है, सो वो लोग बीच में थे. दे हैड सम वुडी पार्ट एंड सम ग्रीन पार्ट and they were medium in size. And trees were long, that is more than 3 meters, and they were woody. ठीक है, and plants did not do locomotion, no locomotion, whereas animals they were doing locomotion. locomotion का मतलब होता है मूवमेंट. तो एनिमल्स मूवमेंट दिखाते थे, प्लांट्स मूवमेंट नहीं दिखाते थे. तो एनिमल्स को उसने इनाइमा और एनाइमा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड पे क्लासिफाई किया. और प्लांट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिट, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे, 1 मीटर से नीचे, एंड दे वर कंप्लीटली ग्रीन. ठीक है, उनमें वुडी पार्ट नहीं होता है हर्ब्स में. और श्रब्स जो होते हैं उनका साइज मीडियम होता है. ठीक है, एंड दे हैड सम, दे वर नॉट दैट वुडी, उनमें ज्यादा वुडी नहीं, दे वर मोर बुशी. ठीक है, एंड trees they were long and they were more than 3 meters in size and they were mostly woody. बहुत ज्यादा woody part उसमें उनमें होता है. ठीक है, so now this was the classification system that was given by Aristotle. तो अभी देखिए, कोई भी काम किया जाता है तो अगला काम साइंटिफिक कम्युनिटी में पिछले वाले को फाउंडेशन लेके किया जाता है. ठीक है, so now the work of Aristotle acted as a foundation for all the classification system that exists. ठीक है, so the classification system given by Aristotle was a foundation for further classification. अभी सवाल यह है कि आखिर एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या कमी रह गई थी. What were the drawbacks? क्या कमी रह गई थी इसमें? ड्रॉबैक्स. ठीक है, पहले तो there was no formal classification of two kingdom. ठीक है, there was no formal classification. ये actually
एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में और कार्ल लिनियस जो अभी हम देखने वाले हैं उनके क्लासिफिकेशन में ये डिफरेंसेस है. देयर वाज नो फॉर्मल classification of kingdoms, and second is there is no formal naming, कोई नेमिंग नहीं था, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच दे वर सेपरेटेड वेर फ्यू. ठीक है, एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वेर जस्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ठीक है, अब हम आगे जाएंगे, एंड दिस वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था. अब जैसे हम आगे जाएंगे, दैट इज अवर नेक्स्ट साइंटिस्ट कार्ल लिनियस. उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन को एक नए लेवल पे लेके गए. ठीक है, सो ही गेव मेनी मेनी mechanisms by which we can name organisms, by which we can classify organisms. तो एक systematic approach दिया गया. अब एरिस्टोटल का अप्रोच जो था, इट वाज अ फाउंडेशन. उन्होंने जो है कुछ एक स्टार्ट किया. ठीक है, एंड जैसे आगे कार्ल लिनियस, इट वाज ओवर अ सेंचुरी, अराउंड एक 100 years का डिफरेंस था. एरिस्टोटल नॉट कंप्लीटली, लेकिन हाँ इट वाज नियर टू दैट. सो बहुत ज्यादा जो है टाइम डिफरेंस था कार्ल लिनियस और एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में. Aristotle gave a more systematic and organized approach. Now let's move on to Carl Linnaeus classification system. Second, Carl Linnaeus. ठीक है, so he gave classification in 1758. So Carl Linnaeus के classification system में और Aristotle के classification system में क्या differences हैं हम देखेंगे. तो अभी देखिए, जो एरिस्टोटल ने दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट वाज कंसिडर्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, बिकॉज दैट वाज मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर वर बेस्ड ऑन 1 to few कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लिए नहीं गए. जितने कम कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे उतना कम तुमको ऑर्गेनिज्म के बारे में पता रहेगा और उतना ही हार्ड होगा तुमको क्लासिफाई करने में. ठीक है, okay, so now let's see what was the classification system given by Carl Linnaeus. So he gave the famous two kingdom classification. टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया कार्ल लिनियस के द्वारा. ठीक है, तो इनका बेसिस था, एक्चुअली इनका एक बेसिस नहीं था. इन्होंने जो है काफी कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, जैसे सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. ठीक है, सो देयर वर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड इन कार्ल लिनियस क्लासिफिकेशन एंड ही क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इनटू टू किंगडम्स. सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने जो है टू किंगडम्स में डाल दिया. दैट इज द फर्स्ट वन इज किंगडम प्लांटे एंड द सेकेंड किंगडम इज एनिमेलिया. ठीक है, तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया कार्ल लिनियस के द्वारा. अभी प्रॉब्लम ये था, देखिए अभी मैं अगर सेल वॉल लूंगा, ठीक है, लेट्स टेक ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेनली अगर मैं सेल वॉल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करूंगा तो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल्स है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, आप देख रहे हो मैं कहां जा रहा हूं, एल्गे एंड टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारे जो है इनमें सेल वॉल्स है. अभी एनिमिलिया अगर मैं बोलूं, योर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड योर प्रोटोजोआ, इनमें जो है हमको सेल वॉल नहीं मिलता. और भी काफी सारे ग्रुप्स है जिनमें हमको सेल वॉल नहीं मिलता. तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज. अभी बैक्टीरिया हमको पता है, इज इट अ प्रोकारियोट और यूकारियोट. बैक्टीरिया जो है प्रोकारियोट है, प्रोकारियोट. दूसरा, क्या ये ऑटोट्रोफिक है
या ये हेटेरोट्रोफिक है? ऑब्वियसली हेटेरोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक। क्या ये यूनिसेलुलर है? क्या ये मल्टीसेलुलर है? ये है यूनिसेलुलर। ठीक है, तो बैक्टीरिया प्रोकारियोट है, हेटेरोट्रोफिक है और यूनिसेलुलर है। अगर हम फंगाई देखेंगे तो ये यूकारियोट है, ये हेटेरोट्रोफ है, एंड ये है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। और तीसरा एल्गे, ये यूकारियोट है, ये ऑटोट्रोफ है, ऑटोट्रोफ्स, एंड दीज आर ऑल्सो मल्टीसेलुलर। सम आर यूनी, मेनी आर मल्टीसेलुलर। और टेरिडोफाइट्स अगर देखोगे तो ये भी यूकारियोट है, ऑटोट्रोफ है, एंड दीज आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। तो अगर मैं देखूं तो मैंने जो है क्या किया, प्लांट किंगडम में मैंने प्रोकारियोट को डाल दिया, प्रोकारियोट को मैंने डाल दिया, हेटेरोट्रोफ को डाल दिया, यूनिसेलुलर को डाल दिया। यहां पे फंगाई यूकारियोट है, अरे बाप रे, प्रोकारियोट यूकारियोट साथ में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर साथ में, हेटेरोट्रोफ और ऑटोट्रोफ साथ में। तो यही जो चीज है कार्ल लिनियस का ड्रॉबैक है। सो द ड्रॉबैक वाज कार्ल लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज he did not classify, or his classification system did not classify between unicellular multicellular, इनमें भेदभाव नहीं किया। ड्रॉबैक। ठीक है, अभी कार्ल लिनियस सिस्टम का जो है प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने जो है भेदभाव नहीं किया। ठीक है, ऐसे तो भेदभाव करने पे गाली पड़ती है, लेकिन कार्ल लिनियस सिस्टम, कार्ल लिनियस ने जो है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में भेदभाव नहीं किया, ये इसका ड्रॉबैक रह गया, यही इसकी जो है कमी रह गई। तो पहला वाला ड्रॉबैक क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर के बीच में जो है इसने डिफरेंशिएट नहीं किया। दूसरा, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स को इसने साथ में रखा, हेटेरोट्रोफ्स। और तीसरा क्या था इसका? यूनिसेलुलर, यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स को इन्होंने जो है साथ में रखा। ठीक है, सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ कार्ल लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी मैं तुमको कुछ मजे की बात बताता हूं। अभी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट जैसे भी होते हैं और एनिमल जैसे भी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस इन प्रोटिस्टा एज वेल एज विल टॉक अबाउट दिस इन प्लांट किंगडम। तो अभी के लिए जो है हम बस क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे और उनके ड्रॉबैक्स देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम ओल्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज योर एरिस्टोटल। तो उन्होंने क्या किया, ऊपर ऊपर से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे जो है उन्होंने डिफरेंशिएट किया, एनिमल इनाइमा एनाइमा एंड योर प्लांट्स हर्ब श्रब एंड ट्रीज। ठीक है, और कार्ल लिनियस सिस्टम, अभी देखिए एरिस्टोटल का ड्रॉबैक क्या था? ऑर्गेनाइज नहीं था, सिस्टमैटिक नहीं था, नो साइंटिफिक नो फॉर्मल किंगडम क्लासिफिकेशंस, नो फॉर्मल नेमिंग। अब हम कार्ल लिनियस सिस्टम में आएंगे तो यहां पे इन्होंने जो है जो एरिस्टोटल ने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे उनसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, और इन्होंने जो है एक फॉर्मल टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया और उनमें जो है काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने डाल दिया। ठीक है, एंड द मोर एडवांटेज, वन मोर एडवांटेज ऑफ योर कार्ल लिनियस, एडवांटेज में लिख रहा हूं, एडवांटेज क्या था कार्ल लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में? इन्होंने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड नेम्स, स्टैंडर्ड नेम्स। तो सारी दुनिया में जो है एक ही नाम से जाने जाने चाहिए, ये वाला अप्रोच दिया था कार्ल लिनियस ने, दैट इज इन द
क्लास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दूसरा एडवांटेज जो था कार्ल लिनियस सिस्टम का, इन्होंने टैक्सोनॉमी दिया, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन हायरार्कियल ग्रुप्स। जो हम 7 किंगडम्स पढ़ते, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जो लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा था, ठीक है। सो दैट सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस, ठीक है। सो ये दो एडवांटेज थे जिसकी वजह से जो है कार्ल लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम काफी ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। सो ही गेव अ साइंटिफिक अप्रोच एंड अ सिस्टमैटिक अप्रोच। यहां लिख लेते हैं। तो कार्ल लिनियस जी का जो है एडवांटेज क्या था? सो ही गेव अ साइंटिफिक अप्रोच। The first advantage was he gave a scientific approach and a systematic approach. तो ये जो है एडवांटेज था कार्ल लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो अभी हम अगर और आगे जाएंगे, देखिए जो भी गलतियां की जाती है हिस्ट्री में, उन गलतियों को पूरी दुनिया देख रहा है, ठीक है। अब जिनमें उसको करेक्शन करने की हिम्मत है वो आगे आएगा और उसमें करेक्शन करेगा। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका काम स्टडी किया, ठीक है। ही स्टडीड द वर्क ऑफ कार्ल लिनियस, देन ही फाउंड दैट देयर वाज something that he did not want and he thought that this should not be in these groups, ठीक है। तो उन्होंने देखा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके साथ बड़ा जास्ती हो रहा था, ठीक है। इट वाज इनजस्टिस फॉर दोज ऑर्गेनिजम्स टू स्टे इन दोज पर्टिकुलर 2 ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या किया, कुछ को उठा लिया और एक नया ग्रुप बना लिया। तो यही सिलसिला 2 से 3 बार होता है। तो पहली बार जब ये सिलसिला हुआ तो वो किया था अर्नस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने। पहले जो साइंटिस्ट थे, नाउ दिस इज द थर्ड वन, तो पहले एरिस्टोटल, दूसरे कार्ल लिनियस, तीसरे जो थे, अरे यार, तीसरे जो थे वो थे अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल। सो अर्नस्ट हैकेल आए कार्ल लिनियस के बाद। तो अर्नस्ट हैकेल ने क्या सोचा कि ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स आपने रखे हैं, तो देखिए कार्ल लिनियस सिस्टम में क्या क्या था, 1 2 3, अब ये तीनों का निवारण किया जाएगा, ठीक है। बारी बारी से तीनों का निवारण किया जाएगा। तो पहला जो निवारण किया गया वो था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। सो अर्नस्ट हैकेल ने क्या सोचा कि ये जो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसको हमने जो है रख दिया है ऐसे ही प्लांट और एनिमल्स में, हमको जो है वो वैसे नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, सारे के सारे यूनिसेलुलर को उठाना है और एक नया ग्रुप बना देना है। क्योंकि यूनिसेलुलर के साथ जो है इनजस्टिस हो रहा है। कैसे जो है इनको यूकारियोट के साथ रख दिया, कैसे इनको मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया। तो इनको जो है हमें क्या करना है, अलग उठाना है और एक नया ग्रुप बना देना है। तो अर्नस्ट हैकेल ने जो है वही किया। सो अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, ही टुक all the prokaryotes, all not prokaryotes, all the unicellular organisms and placed them in a new group called as प्रोटिस्टा। तो ये बन गया आपका तीसरा किंगडम। तो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। तो अभी इन्होंने इसमें क्या क्या डाला ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए, बड़ा मजेदार है वाला, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटिस्टा में क्या क्या डाला, तो सारे के सारे इन्होंने क्या किया, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें आ गए, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोकारियोट्स भी थे और यूकारियोट्स भी थे। बहुत मजे वाली बात है, आगे क्या आने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो पहला जो है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने जो है क्लासिफाई कर दिया, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सम
multicellular organisms, some multicellular organisms like algae and fungi. अरे यार ये तो मल्टीसेलुलर है, अभी तो हमने बोला कि जो है हम लोग सारे यूनिसेलुलर उठाएंगे, मल्टीसेलुलर क्यों उठाए? तो अभी देखिए, प्रोटिस्टा एक ऐसा छत है जो हर किसी को अपने नीचे रखता है, जिसको कोई नहीं लेता है, ठीक है। सो दिस प्रोटिस्टा बेसिकली इट्स अ किंगडम, या फिर प्रोटिस्टा में इन लोगों को, दैट इज योर अलगाई और फंगी को इसलिए डाला गया क्योंकि जो फंगाई थे, ना कि इनके पास फोटोसिंथेसिस होता था, ना ही इनके पास जो है एनिमल लाइक कोई कैरेक्टरिस्टिक थे, ठीक है। सो इन्होंने क्या सोचा, अरे यार ना ये प्लांट में फिट हो रहा है, ना ये जो है एनिमल में फिट हो रहा है, चलो इसको प्रोटिस्टा में डाल देते हैं। तो अगर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, तो उसको जो है प्रोटिस्टा में डाला जाता है। अब प्रोटिस्टा की एक मजे की बात यह है ना, प्रोटिस्टा में ऐसे ग्रुप्स है जो प्लांट जैसे भी है लेकिन प्लांट नहीं है पूरे, और एनिमल जैसे भी है और न एनिमल है पूरे, ठीक है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स तुमको प्रोटिस्टा में डाले हुए मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत मजेदार जो है प्रोटिस्टा ग्रुप है, इसको हम जानेंगे बढ़िया से। तो ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या किया था, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ये ध्यान से देखना, यहां पे प्रोकारियोट्स भी थे और यूकारियोट्स भी थे। देखिए पहला जो ड्रॉबैक था कार्ल लिनियस का, क्या था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया था, है ना। तो यूनिसेलुलर को और मल्टीसेलुलर सारे मोस्ट ऑफ देम को अलग किया गया था अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाकर। अभी आगे इनका ड्रॉबैक क्या था, ये भाई साहब ने क्या किया, प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स दोनों को साथ रखा। अभी देखिए कार्ल लिनियस ने कुछ किया तो अर्नस्ट हैकेल को जलन हुई। अब अर्नस्ट हैकेल ने देखा कि भाई ये तो प्रोकारियोट और यूकारियोट को साथ में रखा है, और ये प्रोकारियोट यूकारियोट जो सेल है इनके बीच में काफी ज्यादा अंतर है, ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस, काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनके वेरी करते थे। सो एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड, ठीक है। तो कोपलैंड ने क्या किया, कोपलैंड ने क्या किया, दिस इज द फोर्थ वन, कोपलैंड, ठीक है। सो कोपलैंड ने क्या सोचा, अरे यार यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में क्यों रखना है, सॉरी ये तो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। इन्होंने सोचा कि प्रोकारियोट और यूकारियोट को साथ में क्यों रखना है, तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे प्रोकारियोट को पकड़ लिया, ठीक है, और उठा के उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो बस ऐसे उठाना है और डालना है, यही सारा काम तो हो रहा है पहले से, है ना। तो प्रोकारियोट को उठा लिया और उनको अलग ग्रुप में डाल दिया। आई नो यू कैन गेस कौन सा ग्रुप हो सकता है, ये है आपका मोनेरा, ठीक है। सो मोनेरा में क्या हुआ, ऑल द प्रोकारियोट्स were placed into a new group called as Monera, group called as mycota। अरे इंटरेस्टिंग, माइकोटा। पहले जो है कोपलैंड ने माइकोटा में उनको जो है डाल दिया, अब माइकोटा इज नाउ नोन एज मोनेरा, ठीक है। सो मोनेरा इज अ न्यू नेम, ये जो है माइकोटा नया नाम है, सॉरी मोनेरा जो है नया नाम है, पहले जो है इनको माइकोटा में डाला गया था। अभी मजे वाली बात देखो क्या है, अगर हम प्रोटिस्टा में देखेंगे, ठीक है, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स थे, यूकारियोट्स थे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, अलगे एंड फंगे, ठीक है। अभी इसमें से हमने सारे प्रोकारियोट्स उठा लिए, तो भाई बचा क्या यहां पे, क्या बचा, जी हां यहां बचा यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। सो योर प्रोटिस्टा so a protista contains all unicellular eukaryotes। देखा मजे वाली बात,
सारे प्रोकार्योट्स को हटा दिया तो बचे सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। तो प्रोटिस्टा में तुमको जो है सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकारियोट्स मिलेंगे। और जो दूसरा वाला किंगडम है दैट इज योर मोनेरा। मोनेरा देखिए चौथा किंगडम बना। सो योर कोपलैंड गेव 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, चौथा किंगडम कौन सा बना अभी? मोनेरा। अभी पहला कौन सा था हमारा? प्लांटे। दूसरा क्या बना? एनिमेलिया। तीसरा क्या बना? प्रोटिस्टा। चौथा क्या बना? मोनेरा। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल था, इसमें सेल वॉल नहीं था। ये सारे यूनिसेलुलर यूकारियोट थे, ये सारे यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स थे, यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। तो सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स को डाला गया मोनेरा में। अभी प्रोकारियोट्स मोस्टली क्या है? बैक्टीरिया। तो सारे के सारे बैक्टीरिया, योर मोनेरा इज कॉल्ड एज having the sole members of your monera are your bacteria। ठीक है, तो चौथा किंगडम भी हमारे पास जो है बन चुका है, दैट इज मोनेरा। अभी है पांचवें किंगडम की बारी। ठीक है, तो हम जो है स्टैंडर्ड किंगडम्स पढ़ते हैं, दैट इज और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था R.H. विटेकर के द्वारा। R.H. विटेकर के द्वारा। ठीक है, सो ही गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी देखिए, इफ यू गो टू कार्ल लिनियर सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन, 3 ड्रॉबैक क्या थे? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकारियोट, यूकारियोट, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। तो अभी देखिए दोनों हो गए, पहले वाले 2 हो गए, अब बचा क्या है? तीसरा वाला बचा है। ठीक है, सो नाउ R.H. Whittaker what he did was he did not just take 1 or 2 characteristics। जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेकन इनटू कंसीडरेशन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, सो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे उतनी हमको चीजें पता चलेंगी ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और उतना उनको जो है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग किया जाएगा। सो your R.H. Whittaker gave a 5 kingdom classification and the 5th kingdom was your fungi। So the 5 kingdoms that he gave, kingdom classification। ठीक है, पहला किंगडम क्या था? प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, and the last was fungi। and now the fungi is heterotrophic organisms। ठीक है, तो इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ओके, सो नाउ व्हाट वाज द बेसिस क्या था इनके क्लासिफिकेशन का? व्हाट वाज द बेसिस? कौन से जो है इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिया? तो ये याद रखने के लिए बहुत जो है सिंपल लॉजिक है। हमारा जो है AIPMT एग्जाम था, AIPMT को CPMT कर दीजिए, अब वो एग्जाम वापस से लिया जा रहा है, तो CPMT। सो री इज रिप्रोडक्शन, C is cell structure, P is phylogeny, and M is mode of nutrition, T is thallus organization और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे जिनके बेसिस पे अपने R.H. विटेकर में इन द ईयर 1969, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है ये। तो इस साल में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना गया एंड दिस वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अभी ऐसा नहीं है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद कोई किंगडम नहीं बना। देयर वाज आल्सो किंगडम व्हिच वाज कॉल्ड एज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज नॉट widely accepted। So the widely accepted one is your 5 kingdom classification system। The 6th kingdom, just for your knowledge, the 6th kingdom classification was given by कार्ल वूज। ठीक है, कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने जो है
उन्होंने जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने जो है 3 डोमेन्स में बांट दिया था, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू नो मच अबाउट इट, विल जस्ट स्टॉप एट योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या थे? तो अभी आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक ये थे। पहला ड्रॉबैक ये था, ही डिड नॉट इंक्लूड वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस इन एनी ऑफ हिज 5 किंगडम्स। उन्होंने जो है इनको किसी भी ग्रुप में जो है क्लासिफाई नहीं किया था, इनको अलग से ही पढ़ा गया था, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने जो है इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म शायद से माना ही नहीं। और दूसरा लाइकेंस, इनमें जो है ये एल्गे और फंगाई का एसोसिएशन है, तो इनको लगा होगा शायद से किस में डालूं, अलगे में डालूं कि लाइकन में डालूं। वो होता है ना, 2 बच्चे हमारे पास है तो मैं इसको दूं कि उसको दूं। अब इस चक्कर में वो किसी को नहीं देते हैं, है ना। तो वैसे ही जो है लाइकेंस और ये सारे जो अनाथ है इनको किसी भी किंगडम्स में नहीं डाला गया है। ये जो था आर.एच. विटेकर सिस्टम का ड्रॉबैक था। और दूसरा ये था कि एल्गे जो है हमारा, एल्गे के साथ बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं बुरा हुआ है। एल्गे में काफी सारे लोगों को अलग अलग किंगडम्स में बांटा गया है। अब एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं तो क्लाइमोडोमोनास ले लीजिए, स्पिरुलिना ले लीजिए। सो देर आर मेनी algae which are divided into many different kingdoms, ठीक है। so this is all about your 5 kingdom classification। तो ये 5 kingdom के classification दिए गए थे to classify organisms। एक just देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। so let's take all the kingdoms, sorry, biological classification। तो पहला हमने क्या देखा था, ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से क्या था, यहां पे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के बेसिस पे जो है चीजों को क्लासिफाई किया गया था। एंड देयर वाज नो साइंटिफिक बेसिस, ठीक है। तो ये जो है अपना ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अभी इनके बाद कौन सा सिस्टम आया, एरिस्टोटल ने जो है ही गेव फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस जहां पे जो है इन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को एनाइमा और प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ऐसे जो है इन्होंने एरिस्टोटल ने डिफरेंशिएट किया था या फिर क्लासिफाई किया था। अभी तीसरा जो है ने क्या देखा था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस, ठीक है। और ये 2 किंगडम कौन से थे, एनिमिलिया and the second was Plantae and the basis was, let's take Selva, ठीक है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने जो है नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया एंड दैट इज प्रोटिस्टा। नाउ दिस प्रोटिस्टा इंक्लूडेड ऑल योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बट इनमें से जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे सारे, विच इंक्लूडेड बोथ योर प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। तो अभी आगे वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में, दैट इज योर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन आए, कोपलैंड आए। तो कोपलैंड ने क्या किया, यहां से सारे के सारे प्रोकारियोट्स उठा दिए और उनको जो है एक अलग ग्रुप में डाल दिया। सो और वो अलग ग्रुप का नाम क्या था, माइकोटा। अभी माइकोटा वाज नाउ नोन एज मोनेरा, अब इनको मोनेरा नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। नाउ दिस इंक्लूडेड ऑल यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स। अब सारे यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स को उठा दिया
तो यहां का क्या बच गया, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स। तो यूनिसेलुलर यूकारियोट्स जो है तुम्हारे प्रोटिस्टा में बच गए। अभी द लास्ट किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय योर, दैट इज योर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर एच Whittaker in the year 1969, and the 5th kingdom that was introduced was fungi, and he used many characteristics including phylogeny. तो phylogeny भी जो है इन्होंने यूज किया था. So his kingdom classification was widely accepted. ओके तो चलिए अभी जो है हमने सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो देख लिए हैं. अभी देखते हैं कि आखिर ये किंगडम्स को जो है इन्होंने क्लासिफाई किया है और कौन से जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है. इफ यू गो सी इन योर टेक्स्ट बुक यू हैव अ बॉक्स विद 5 किंगडम्स और उनमें जो है काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं. सो आज जो है हम वो याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं सारे जो है हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो जो ये 5 किंगडम्स है इनको जो है इन 5 कैटेगरीज को लेकर डिवाइड किया गया था तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. ठीक है, सो इन योर टेक्स्ट बुक द फर्स्ट वन इज योर सेल स्ट्रक्चर. तो सेल स्ट्रक्चर ये बताना चाहता है कि कौन से जो है तुम्हारे प्रोकार्योटिक है, नॉट प्रोकार्योटिक सॉरी, हाँ या सो कौन से जो है प्रोकार्योटिक है और कौन से जो है यूकार्योटिक है. तो अभी आई थिंक इट्स प्रीटी इजी. तो हमने देखा था कि जो प्रोटिस्टा है, जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, किसने, कोपलैंड ने. ठीक है, तो नॉट कोपलैंड, अर्नस्ट हैक्कल ने जो क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें जो है प्रोकार्योट्स में पहले यूनिसेलुलर रखा गया था, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स बोथ. ठीक है, तो अभी उसमें से जो है प्रोकार्योट निकाला गया था और उसको मोनेरा में डाल दिया था. तो अभी प्रोटिस्टा में प्रोकार्योट्स कोई नहीं है, तो तुम्हारे प्रोटिस्टा तो यूकार्योट ठहरे. तो अभी जो प्रोकार्योट सारे के सारे थे वो कहां डाल दिया गया था, मोनेरा में. तो तुम्हारे मोनेरा एक अकेले ग्रुप है जो होते हैं प्रोकार्योटिक. सो दिस इज द ओनली ग्रुप विच आर प्रोकार्योटिक. ठीक है, बाकी सब के सब जो है यूकार्योटिक होंगे. यूकार्योटिक यूकार्योटिक यूकार्योटिक, ये भी यूकार्योटिक, ये भी यूकार्योटिक. ठीक है, तो दूसरा वाला जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो अभी देखिए प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स में या फिर सेल्स में क्या डिफरेंस होता है. सो द वन मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो यूकार्योट्स होते हैं उनके सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर्ड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ठीक है, सो दैट इज व्हाट मेक्स इट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, that means it is not a well defined nucleus, and that particular area where your DNA is staying is called as nucleoid. तो हम तो बचपन से सुनते आए हैं, नॉट बचपन से, बेसिकली जो है 100-200 साल से हम सुनते आए हैं, जब से हम जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, कि जो प्रोकार्योट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और जो यूकार्योट्स होता है उनके अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. तो जो भी यूकार्योट्स है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, and in your मोनेरा it is absent. तो मोनेरा में नहीं रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी सारी यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स में जो है तुमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा. ओके, सो नाउ कमिंग टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनका सेल्यूलर है, इनका भी सेल्यूलर है. ठीक है, मल्टी सेल्यूलर, सॉरी नॉट मल्टी, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर. ठीक है, अब देखिए मैं जब सेलुलर बोल रहा हूं इसका मतलब यहां पे कोई ऑर्गन और टिश्यू नहीं बना है. ठीक है, यहां पे जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है और सारे के सारे जो है तुमको यूनिसेलुलर फॉर्मेट में मिलेंगे. ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, अर्नस्ट हैक्कल और कोपलैंड वाले क्लासिफिकेशन में अगर तुम याद करोगे, अर्नस्ट हैक्कल यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, सॉरी हाँ यूनिसेलुलर यूकार्योट्स, एंड योर मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकार्योट्स. और तुम्हारे जो फंगाई है दीज आर लूज टिश्यू. क्या होता है लूज टिश्यू, एंड दीज आर मल्टी सेलुलर. ठीक है, लूज टिश्यू क्या होता है, सो बेसिकली देयर इज अ टिश्यू फॉर्मेट बट इट इज नॉट अ परफेक्ट टिश्यू. तो परफेक्ट टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, दे हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड ऑल ऑफ द सेल्स इन दैट टिश्यू आर वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल. अभी अगर फंगाई में हम देखेंगे
इफ यू टेक हाइफे, लेट्स टेक हाइफे, इट्स अ लूज टिश्यू। तो हाइफे में क्या होता है, हाइफे इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन, कोई एक काम नहीं है, उसके काफी सारे काम है। हाइफे जो है एब्जॉर्प्शन में भी काम आ रहा है, हाइफे जो है रिप्रोडक्शन में भी काम आ रहा है। सो इट इज अ लूज टिश्यू बट इट्स नॉट अ परफेक्ट टिश्यू, एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ लूज टिश्यू फॉर्मेट इन फंगाई। अब अगर हम प्लांटे का देखेंगे तो प्लांटे में यू हैव ऑर्गन्स, you have organs and it is multicellular. So plants में organ systems नहीं होते हैं, organs होता है. Now your animalia, they have organs, organ systems and they are multicellular. ठीक है, तो देखो सीरीज में देखो दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, दोनों के दोनों सेलुलर फॉर्मेट में है। ये वाला लीस्ट टिश्यू है, बीच वाला जो है हमेशा उसमें कुछ ना कुछ तिगड़म होता है, ठीक है। एंड योर फंगाई इज दैट तिगड़म। तो अभी यहां पे हम प्रोटिस्टा में भी देखेंगे बीच में एक आएगा ग्रुप जिसमें तिगड़म है, ठीक है। तो यहां पे जो है लूज टिश्यू फॉर्मेट है फंगाई में, और बाकी यहां पे ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। अभी प्लांट में ध्यान रखना ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बस, ठीक है, फाइन। ओके, सो नाउ कमिंग टू सेल वॉल। अभी सेल वॉल ध्यान से सुनिए, सेल वॉल जो होता है पहले किस में नहीं होता है वो लिखता है, योर एनिमिलिया डज नॉट हैव अ सेल वॉल, एनिमिलिया डज नॉट हैव अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, इनमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता है, ये पूरा नहीं होता है, इनमें कुछ होता है कुछ में नहीं होता है। सो some of them possess cell wall and some they do not possess cell wall. For example, some में आते हैं तुम्हारे डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइजोफाइट्स, और तुम्हारे ये सब में जिसमें नहीं है, ठीक है, उनमें आते हैं तुम्हारे यूग्लेना, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है, इनमें जो है सेल वॉल नहीं होता है, ओके। एंड दीज, ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू मोनेरा। अभी मोनेरा में जो है सेल वॉल बना होता है of something called as peptidoglycan, peptidoglycan, ठीक है। सो पेप्टिडोग्लाइकन इज द केमिकल एलिमेंट इन द सेल वॉल, ठीक है। तो और ये पेप्टिडोग्लाइकन बना किससे होता है, दिस इज नथिंग बट पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। सो योर पॉलीसेकेराइड इज योर NAG एंड NAM, वो NAG एंड NAM का जो है पॉलीसेकेराइड होता है और उनमें क्रॉस लिंक्स होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर पेप्टिडोग्लाइकन इज। अभी तुम्हारे फंगाई में अगर हम आएंगे, सो द फंगाई सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक। अरे तो ये क्या नॉन सेल्यूलोजिक नहीं है, ये भी नॉन सेल्यूलोजिक है, ठीक है। सो नॉन सेल्यूलोजिक, it is peptidoglycan, made up of peptidoglycan. Now this is also non-cellulosic and this is made up of chitin. This is made up of chitin. ये काइटिन से बना होता है, काइटिन ACS जो है इसका सेल वॉल होता है। अभी जो आखिरी जो बचा है हमारा प्लांट, सभी को पता है कि प्लांट का जो है सेल वॉल किससे बना है, दिस इज सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो है हमको प्लांट्स में मिलता है। सो सेल वॉल अगर हम देखेंगे तो एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होता है, प्रोटिस्टा में कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते। देखिए प्रोटिस्टा जो है ना वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल किंगडम्स है, ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका जो है प्रोटिस्टा है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जो है हमारे लिए भगवान है, ठीक है। तो इनमें देखिए कुछ में सेल वॉल है, सेल वॉल होगा तो प्लांट लाइक होता है या बैक्टीरिया लाइक होता है ना। अगर सेल वॉल नहीं है तो एनिमल लाइक होता है। तो प्लांट लाइक वाले कुछ है और एनिमल लाइक वाले कुछ है। अब बताऊंगा एक जो है थोड़ी देर में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया से कि क्या प्लांट लाइक होता है और क्या एनिमल लाइक होता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज योर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले देखते हैं कि ऑटोट्रोफिक कौन कौन है भाई, कौन कौन है ऑटोट्रोफिक, प्लांटे। सो प्लांटे जो है ये है ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक। अब सवाल ये है
क्या ये सच में ऑटोट्रोफिक है? क्या इसमें कोई हेटेरोट्रोफिक नहीं है? सो द आंसर टू दिस इज दे आर मोस्टली ऑटोट्रोफिक, बट they have some heterotrophic organisms also. That is why they are called as partially, not all, partially heterotrophic. कौन से है भाई? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस जैसे ब्लैडरवर्ट, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट, ये सारे जो है, पिक्चर प्लांट, ये सारे जो है इंसेक्टिवोरस। अभी एक और जो है टाइप ऑफ प्लांट है जो कि ऑटोट्रोफिक नहीं है बल्कि पैरासाइटिक है। जी हाँ, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, एंड दिस इज योर कसकटा। सो कसकटा इज योर पैरासाइटिक। तो योर प्लांट्स आर आल्सो नॉट कंप्लीटली ऑटोट्रोफिक, दे आर पार्शियली हेटेरोट्रोफिक। लेकिन अगर तुमको सवाल में पूछा जाए कि भाई ऑटोट्रोफिक है हेटेरोट्रोफिक, सर पार्शियली हेटेरोट्रोफिक तो दिया ही नहीं गया है, अबे पागल हो, ऑटोट्रोफिक डालना है, ठीक है, बिना सोचे ऑटोट्रोफिक डालना है, ठीक है। अगर तुमको स्पेसिफिकली पूछा जाए कि ये वाले जो है ऑटोट्रोफिक या हेटेरोट्रोफिक है, तब तुमको बताना है ये जो है पार्शियली हेटेरोट्रोफिक, ठीक है, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू कौन सा वाला जाए भाई? हाँ चलो, ऑटोट्रोफिक है, जैसे हम यहां पे गए थे, पूरे ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी कुछ है कुछ नहीं है में जाते हैं, एंड दैट इज योर प्रोटिस्टा। बड़े ही मैजिकल किंगडम है भाई। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज मिक्सोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक, ठीक है, नॉट मिक्सोट्रोपिक एग्जैक्टली, चलिए क्लियरली देख लेते हैं। तो इनमें जो है ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोफिक इज योर फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है, और इनमें जो है हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक। अब हेटेरोट्रोफिक में कौन से आते हैं? तुम्हारे सैप्रोफाइटिक आते हैं, तुम्हारे पैरासाइटिक आते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फाउंड इन एनिमल किंगडम and other than animal kingdom only in your protista is your holozoic nutrition, holozoic nutrition। मतलब ये वाले ऑर्गेनिज्म जो है होलोजोइक है, और होलोजोइक और कौन है? तुम्हारे एनिमिलिया है। सो योर एनिमिलिया किंगडम इज हेटेरोट्रोफिक। सो हेटेरोट्रोफिक में क्या क्या आता है? यहां पे पैरासाइटिक आएगा एंड होलोजोइक आएगा, होलोजोइक। तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है? खाना इंजेस्ट किए, चबाए, डाइजेस्ट किए, एब्जॉर्ब किए, एसिमिलेट किए, ठीक है। सो देयर इज अ मेथड टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड वो होता है होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। और ये होलोजोइक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको सिर्फ एनिमिलिया में मिलता है। अब एनिमिलिया के साथ वो प्रोटिस्टा में भी मिल रहा है। दैट मीन्स कि प्रोटिस्टा में भी कुछ ऐसे मेंबर बैठे हैं जो कि एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं। कुछ ही देर में देखते हैं कौन है, ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोनेरा। तो मोनेरा जो है ये वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले फील्ड में जो है ही इज अ किंग। किंग क्यों बोल रहे हैं? इनमें जो है ऑटोट्रोफिक भी होता है, ऑटोट्रोफिक भी होता है, और हेटेरोट्रोफिक भी होता है, हेटेरोट्रोफिक। अब इनमें ऑटोट्रोफिक में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन यहां पे अगर देखो तो यहां तुमको जो है फोटोसिंथेटिक मिलेगा और दूसरा कीमोसिंथेटिक भी मिलेगा, सिंथेटिक। नाउ दिस इज द कैच, कीमोसिंथेटिक। तो तुम्हारे कीमोसिंथेटिक जो है दैट इज यूजिंग केमिकल कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस योर एनर्जी, ठीक है। तुम्हारे जो है एनर्जी मॉलिक्यूल जो है केमिकल सब्सटेंसेस से तोड़े गए एनर्जी से बनाया जाता है, ना कि धूप से लिए गए एनर्जी से, ठीक है। दोस टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑफ योर फूड इज कॉल्ड एज योर कीमोसिंथेसिस, और ये कीमोसिंथेसिस तुमको मोनेरा में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में मिलता है, ठीक है। सो नाउ द डिफरेंस देखो,
ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है, यहां पे भी ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है। यहां पे क्या क्या मिलता है तुमको? सेम, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, बट नॉट होलोजोइक। अब इनमें भी ऑटोट्रोफिक, इनमें भी हेटरोट्रोफिक, इनमें भी ऑटोट्रोफिक, इनमें भी हेटरोट्रोफिक। लेकिन इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो तुम्हारा यहां फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है, सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, काफी सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है तुम्हारे मोनेरा में मिलता है। दैट इज वाई योर मोनेरा is considered as a kingdom which contains diverse nutrition. So अगर सवाल पूछा जाए कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन एकदम डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, एंड द आंसर फॉर दैट इज योर मोनेरा. सो योर मोनेरा इज, यही लिख देता हूं, डाइवर्स न्यूट्रिशन. तो यहां पे जो है डाइवर्स न्यूट्रिशन तुमको मिलता है. अब कमिंग टू फंगाई, तो फंगाई जो है ये होते हैं पूरी तरह से हेटेरोट्रोफिक. हेटेरोट्रोफिक. नाउ हेटेरोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, ठीक है. तो ये सारे जो है तुमको फंगाई में मिलेंगे. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फंगाई इज दे आर ऑल्सो डाइवर्स. द सवाल इज इन व्हाट? द सवाल इज इन व्हाट? किन में जो है ये फंगाई डाइवर्स है? मोनेरा ने तो जो है एक सिंहासन पकड़ लिया है न्यूट्रिशन का. अब फंगाई जो है वो किसमें डाइवर्स है ये हमको जानना है. नाउ द फंगाई इज डाइवर्स इन समथिंग कॉल्ड एज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो उनके जो है ऑर्गेनिजम्स काफी सारे टाइप के होते हैं. ठीक है, सो डाइवर्सिटी इन फंगाई इज फाउंड इन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट किंगडम. ठीक है, सो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो है ये वाले लीड कर रहे हैं. ठीक है, सो दे आर डाइवर्स इन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड द बॉक्स दैट वाज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो आज जो है हम लेक्चर यहीं तक रखते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. एंड अगले वाले लेक्चर में जो है वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट किंगडम दैट इज आवर मोनेरा, एंड इफ पॉसिबल वी विल आल्सो कैरी आउट प्रोटिस्टा, or else we can take that in a separate lecture. So please stay with the lectures, go revise, अच्छे से नोट्स पढ़ना. ठीक है, वापस से टेक्स्ट बुक देख लेना एक बार. चैप्टर जैसे ही पढ़ते हो उसके बाद तुरंत तुमको जाना है और टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना है, वरना जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो बस हवा में तैरेगा. ठीक है, और हवा में जब कोई चीज तैरता है तो कितनी दूर जाता है पता भी नहीं चलता, और एक पॉइंट पे इतनी दूर चला जाता है कि तुमको दिखेगा भी नहीं. ठीक है, तो बढ़िया से जो है टेक्स्ट बुक पढ़ना और रिवाइज करना, और रिवाइज करके अगली क्लास में आना. चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.